बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल नुमाया कमी वाक़या हो रही है। जून के मुकाबले में जुलाई के महीने में चाहे वो इन्फेक्शन रेट का मामला हो, डेथ रेट का मामला हो या रिकवरी रेट का मामला हो, तमाम इशारिये जो हैं वो इस लिहाज से बेहतर हैं कि डेथ रेट में नुमाया कमी आई है। 20 जून को मैं देख रहा था 153 अमवात हुई थी, लेकिन पिछले 24 घंटों में 20 अमवात हुई हैं। यकीनन 20 अमवात भी बहुत होती हैं, लेकिन उसके मुकाबले में नुमाया कमी है। इसी तरह जो डेथ रेट है वो 2.1% है पाकिस्तान का। रिकवरी जो है वो माशाल्लाह बहुत बेहतर होती जा रही है। और जो इन्फेक्शन जो लोग मुतासरा हो रहे हैं, पहले हज़ारों में हो रहे थे, 6-6 हज़ार, 5-5 हज़ार, अब उनकी फिगर में काफ़ी कमी आई और 87% के करीब इसमें कमी वाक़या हो चुकी है। लेकिन हरगिज़ अभी कोरोना को मुकम्मल शिकस्त नहीं हो सकी और उसके लिए दो बड़े चैलेंज हैं। ईद उल अज़हा जो इंशाअल्लाह हफ्ते को आ रही है 1 अगस्त को, और उसके बाद फिर मुहर्रमुल हराम। आज वज़ीर आज़म ने इस सिलसिले में मीटिंग भी की और मीडिया से भी गुफ्तगू की और उनका यही कहना था कि जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी है इसने कोरोना वायरस के फैलाव में कमी लाने में नुमाया किरदार अदा किया। और उन्होंने लोगों से अपील की कि ईद उल अज़हा के मौके पर एक तो ज़्यादातर तरजीह दें ऑनलाइन कुर्बानी को और कम से कम निकलें, ताकि कोरोना वायरस जो ईद उल फितर के बाद फैला और रमज़ान के आखिर इशरे में वो सूरत दोबारा खुदा न खास्ता रिपीट ना हो, क्योंकि बहुत से ममालिक में सेकंड स्पाइक भी आई है। वज़ीर आज़म ने क्या कहा, उनके गुफ्तगू का मुंतखब हिस्सा आपके साथ शेयर करते हैं। इसलिए आज मैं आप सबको अपील करता हूं कि ये जो टाइम है ईद का और उसके बाद मुहर्रम का, सबको ज़ाती तौर पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये सिर्फ यही नहीं कि अगर ये कोरोना फिर से बढ़ती है तो इससे सिर्फ माशियत इफेक्ट होगी। हम फिर से अपने बूढ़े, अपने बुजुर्गों को, वो लोग जो बीमार हैं, हम उनकी जानें खतरों में डालेंगे। और सबसे चीज जो आसान चीज है आपके लिए, जिससे हमने अब तक देखा सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है, वो है ये फेस मास्क। ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहूंगा, जो हमारी टाइगर फोर्स है उन सबको कहूंगा, दुकानदारों को कहूंगा, आपकी बिजनेसेस के लिए कहूंगा कि ये सबको ये ताकीद करें। इसके कोई खर्चा नहीं है। ये जब आप कवर करते हैं, हमें दुनिया में अब ये साबित हो गया कि ये सबसे आसान तरीका है ये वायरस को कम करने का। जी बिल्कुल सही कहा। और जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं और हमारे पास भी मास्क हैं, लेकिन जो कि प्रोग्राम की ज़रूरत है वो मास्क हमने उतारे हैं, इस पर ज़रूर बात करेंगे। एक मैं आपके साथ ग्राफ भी शेयर करना चाहूँगा जो पाकिस्तान का ग्राफ है, जिससे आपको ज़रा तकाबुल मिल सकता है कि पाकिस्तान में जून में कोरोना वायरस कैसे था। ये रीजनल स्प्रेड है, ये जो खत्ते में इस वक्त सूरत हाल है, ये पाकिस्तान का जो ग्राफ है आपने नोट किया है कि अब जुलाई में नीचे जा रहा है। ये रीजनल स्प्रेड है जिसमें भारत है, नेपाल है और दीगर ममालिक हैं जहाँ पर ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपको देता है कि इस वक्त ट्रेजेक्ट्री क्या है। ट्रेजेक्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नीचे है और दीगर ममालिक में ऊपर है। मुल्की सियासत में अगर बात करें तो मुल्की सियासत में बात हो रही है नैब के कवानीन और इसमें होने वाली मुजव्वज़ा तरमीमात। खुशाइन बात यह है कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान अब मुकालमा हो रहा है। एक 24 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की सरबराही में, जो इस सिलसिले में बातचीत कर रही है। आपके इल्म है कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ व्यू है PMLN का, PPP और PTI का। ये भी जानने की कोशिश करेंगे और ये भी ज़रूर इनसे पूछेंगे कि अब चूँकि बहुत से लोग शाकी हैं, शिकायत करते हैं नैब की, तो अब ये वक्त आ गया है कि अगर उनको ऐसे कोई इश्यूज़ नज़र आते हैं तो उनको बेहतर तौर पे उसकी तरमीम कर दें। लेकिन हरगिज़ नैब के जो है, जिसको डीप फैंग कहते हैं, वो नहीं करने चाहिए कि एहतिसाब के दायरे के दांत ही टूट जाएँ, फिर उस एहतिसाब का मतलब ही ख़त्म हो जाएगा। दो सरकर्दा सियासी रहनुमा ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया, हम उनके नहायत शुक्रगुजार हैं। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा, मेंबर कौमी असम्बली है, PMLN से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया मैम। सो नाइस ऑफ यू टू मेक इट टू आवर स्टूडियोज। और रियाज फतियाना साहब, ए वेरी सीनियर एंड सीजन पार्लियामेंटेरियन MNA हैं और जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी एंड लॉ एंड जस्टिस, आप उसके चेयरमैन हैं। फतियाना साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मैं आपकी इजाज़त से लेडीज़ फर्स्ट, तो शाइस्ता साहब बस स्टार्ट करते हैं ज़रा कोरोना वायरस से। आप भी मेरे ख्याल में इस चीज़ को तो अप्रिशिएट करेंगे कि कोरोना वायरस का फैलाव जो है वो कम हुआ है और जो फिगर्स हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि जो हमारे लिए बायस इत्मीनान है। हमें इसी तरह आगे बढ़ना है और आप भी एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कहेंगी कि पंजाब गवर्नमेंट ने भी फैसला कर लिया, आज रात निफ शब के बाद लॉकडाउन होगा, शॉपिंग मॉल्स, दुकानें बंद होंगी। हमें एहतियात करनी होगी, अपने आप को घरों में महदूद करना होगा ताकि खुदा न खासा सेकंड स्पाइक के चांसेस को मिनिमाइज कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अनवार। सबसे पहले तो देखें, अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है।
अल्लाह ने बहुत करम किया है। और देखें, मैं ठीक है इस वक्त ये इमरान खान साहब जो हैं वो हेड कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो शायद क्रेडिट उन्हीं को जाता है, लेकिन मैं शायद ही, आपको यकीनन नहीं जी चलें, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि होप पे कभी स्ट्रेटजीज नहीं बनती। ही वाज होपिंग कि ऐसा होगा। तो और जो क्रेडिट जाता है, जिस तरह एनसीओसी ने जिस तरह संभाला, जिस तरह हमारी आर्म्ड फोर्सेस आगे आई, जिस तरह उन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, जिस तरह उन्होंने कंट्रोल किया, जिस तरह उन्होंने गाइड किया, उसको मैं बहुत ज़्यादा हेड कर रहे थे ना, ही वाज हेडिंग ओनली। हमें जो ब्रीफिंग्स दी तो काफी हैंड्स ऑन भी थे, क्योंकि देखें मेरी आपके सामने है अनवार, इसमें कोई अब देयर इज नो पॉइंट इन पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है, वो भी बहुत कीमती थी जाने जो हुई जी बिल्कुल, लेकिन जो हुआ जैसे हुआ अल्लाह ताला ने करम किया। लेकिन अब मैं कहूँगी कि हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है आगे ईद के लिए, और बहुत अच्छा हुआ है। देखें, यही तो हमारे एक्सपर्ट्स डे 1 से कह रहे थे, यही तो तमाम लोग कह रहे थे कि वी नीड टू, ये जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है इसको हमने ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है। आप जो तारजित तंजीमें थोड़ी सी मुतरज़ हैं कि लॉकडाउन किया जा रहा है, इसलिए कि वो फिर वही वाली बात कि देखें वो डिबेट वही है कि वो क्योंकि लाइवलीहुड की बात हम वो कर रहे थे, तो उनके भी बंद हो के कारोबार अगर आप देखें तो सर्विसेज वालों की जो हैं, जो कारोबारी लोग हैं, उनकी तो कमर टूट चुकी है ना। मतलब जो पिछले 4 महीने से आपके सामने, तो उनका एहतजाज है। लेकिन हमें 2 लम्हे के लिए ये सोचना है कि आज का जो हमारा नुकसान है वो हमें आने वाले बहुत बड़े नुकसान से बचा सकता है। तो मेरी ये इट्स अ गुड स्टेप, वी शुड हैव टेकन इट अर्लियर। हमारे एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स ऑन द इशू, वो यही कह रहे थे ना कि बिल्कुल लॉकडाउन करें। तो पिछली ईद में जितनी तबाही फिरी थी उसकी वजह से ये हुआ, जितनी वो अमवात भी, तो बहुत अच्छा फैसला बेहतर है। बल्कि मैं आपको एक बात कहूँ, आप रुक गए मुहर्रम पर, मुहर्रम के बाद ईद मिलादुन नबी भी है जी बिल्कुल। तो हमें देखें रिस्ट्रेन करना होगा, हमें हमारे उलमा पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमने लोगों को, हज आप देख लें रिस्ट्रिक्ट हो गया है, जिसको सारे साल मुसलमान लुक फॉरवर्ड करते हैं। तो मुहर्रम में और ईद मिलादुन नबी में हमें रिस्ट्रेन शो करना है, हमने अपने आप को एक बड़ी आफत से बचाना है। फतेहाना साहब, आप क्या कहेंगे सर इस हवाले से? हुकूमत पंजाब ने भी आज क्योंकि उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन होगा, तमाम जो शॉपिंग मॉल्स हैं, दुकानें हैं, अशिया ज़रूरिया मिलेंगी। इसी तरह मैं देख रहा था कराची में भी साहिल समुंदर पार्क सब 4 अगस्त तक, इस्लामाबाद में मरी एक्सप्रेस वे, मरगला जो कि सयाती मुकाम है, तफरी मुकाम है, सबको 5 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। और जो कोरोना के हवाले से जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे, अब अल्लाह का फजल है कि हमारे हस्पतालों पर जो बोझ है वो भी कम हुआ है। देखें अनवर भाई, ओवरऑल जो सूरत हाल देखें ना, काफ़ी इम्प्रूव हुई है। इसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो हुकूमत के बर वक्त इकदाम हैं और स्मार्ट लॉकडाउन से लोगों को भूख से भी बचा लिया उन्होंने और उनको कोरोना से भी बचा लिया। नंबर 2, अवाम का भी ज़िम्मेदार रवैया है कि उन्होंने तआवुन किया हुकूमत की डिमांड पे, और बहुत हद तक लोगों ने इसमें हमारे साथ कोऑपरेशन की। इसमें जो टाइगर फोर्स है उसने भी बड़ा काम किया है, लोगों को मोटिवेट किया है और उनको कहा है कि आप इस पे मुस्कुरा रही हैं आप टाइगर फोर्स का नाम लिया तो खुश मुझे कर देते हैं, बातें ऐसी करते हैं। मैं लायन फोर्स करता फिर ही खुश होती हैं। निशान इंतखाबी निशान है ना। अच्छा, चौथा एक इसमें अल्लाह ताला का भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल जी, उनकी वजह से, और अल्लाह ताला उस कौम पे राज़ी इसलिए भी होते हैं कि जब उनके हुक्मरान नेक और साले हों। तो हुक्मरान जो कि हमारे बहुत नेक और साले हैं, उसकी वजह से भी अल्लाह ताला हुक्मरानों के नीचे जो अवाम है उन पर मेहरबान। और इस पे एक आस्पेक्ट ये भी है राज फतेहाना साहब कि अगर इंशाल्लाह ईद उल अज़हा हमने खैरियत से गुजार ली तो ये जो सर्विसेज सेक्टर है, हमारे मैरिज हॉल्स हैं, हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, ये बंद पड़े हैं, वो खोलने की पोजीशन में आ जाएंगे। हमारे तमाम सयाती मुकामात, दथिया गली, मरी, तमाम जगह जो बंद हैं ये खुल जाएंगी। देखिए, मैं तो इस हक में हूँ ज़ाती तौर पर भी कि स्पोर्ट्स ग्राउंड खोल दिए जाएँ, तो उसमें तो वैसे ही प्लेयर बड़े फासले पर होता है, बिला वजह उनको बंद किया हुआ है। और इसके साथ शादी हाल, रेस्टोरेंट्स, उस पर आप देखें ना 6-6 फुट के फासले पे रख सकता है, थोड़े लोग अलाउ कर दें।
और सियाती मकामात, होटल्स, इनको खोलना चाहिए। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है और दुनिया में ऐसा ऐसा खुल रहा है सारा। असल में दुनिया में खुला ना, स्पेन में खुला, अमेरिका में, तो वहाँ पर स्पाइक आ गई, बहुत ज़्यादा तेज़ आ गया कोरोना। उसमें आप थोड़ा सा सख्ती कर लेना, कुछ उसमें कर सकते हैं। सपोज एक होटल में 100 रूम्स हैं तो आप कह सकते हैं कि 50 से इसमें खाली रखेंगे, 50 आप लोगों को देंगे। अच्छा, चूंकि आप अवामी नुमाइंदे, एक चीज़ मैंने भी नोट किया कि कुछ लोगों को थोड़ा सा मुगालता हो गया कि शायद कोरोना ख़त्म हो गया, लोगों ने मास्क पहनना ना पब्लिक ने छोड़ दिया है। आपकी बात दुरुस्त है, थोड़ा सा कौम हमारी पैदे भी ज़रा ईजी गोइंग है जी। तो इस पे मैं कहूँगा कि जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे मेरी अपील होगी कि ये आपके अपने अपने ख़ानदान के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो इस पे खुद अमल करें। मास्क का पहना, घर से बाहर कम निकलना, हाथ ना मिलाना, हाथ धोना, ये सारी जो SOP पहले आ चुकी है, इनको ऐसे मनोवन फॉलो करना है। पहले तो अपने घर पे, अपने ख़ानदान पे नाफज करें, फिर अपने रिश्तेदारों पे, वाकफ़कारों पे, मल्लादारों पे, पड़ोसियों पे, उनको भी मोटिवेट करें, उनको आगाही दें, उनको समझाएं, उनको शऊर दें और उनको इस पे सोशल डिसिप्लिन को लेकर आएँ, उनको समाजी जिम्मेदारी से आगाह करें। सही कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये फिर एक तरह से हम एक मैसेज दोबारा स्प्रेड करना होगा, उससे बेहतरी आएगी ताकि हमें उससे फाइनल विक्ट्री मिले। अब थोड़ा सा वी स्विच गियर्स, पॉलिटिक्स पे आते हैं, क्योंकि आप दोनों माशाल्लाह पॉलिटिशियंस और MNAs हैं। नैब के हवाले से आपके अपने इतराज़ात थे और अभी हमने देखा ख्वाजा बरदरान की जो बेल फाइनल उनको अप्रूव किया सुप्रीम कोर्ट ने, तौसीक़ की तो जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने और 2 रुकनी बेंच था, फैसला लेकर उसके बाद से अब एक पुश मिला है और मुकालमा शुरू हो गया। दैट्स अ गुड साइन। आपके अयाज सादिक साहब को मैं देख रहा था, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, शायद खाकान अबाई साहब इस हवाले से उनका अपनी राय है। इसी तरह शाह मोहम्मद कुरैशी साहब हैं, शफकत महमूद साहब हैं, शीन मज़ारी साहब हैं, PPP के भी हैं। तो अब मैं जानना चाहूँगा, कोई हम मीटिंग ग्राउंड हो सकता है नैब में PTI और मुत्तहिदा अपोजिशन के दरमियान और जो उनके हलीफ जमाते हैं, ताकि जो आप लोग इतने गिले शिकवे हैं वो लेजिस्लेट करके ख़त्म कर दें? रिमांड का इशू है, गिरफ्तारी का इस्तेकाक है। अनवार, आई वुड से कि देर आया दुरुस्त आया, क्योंकि ये पार्टी वो पार्टी है जो किसी सूरत भी किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं थी। आपने देखा कि पास्ट में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी जब आए ब्रीफ देने अभिनंदन, और कश्मीर का जब 370 का वो हुआ था इशू, उस वक्त भी तमाम पार्टीज के हेड्स मौजूद थे, लेकिन न्याजी साहब जो फॉल्स स्ट्राइक्स नहीं असेंबली में, हाँ उसके बाद तो असेंबली में भी आए, लेकिन न्याजी साहब ने मुनासिब नहीं समझा बैठना। ऑल्दो के ऑपोजिशन ने उस वक्त भी हाथ बढ़ाया था और आपने देखा कश्मीर पे कोई पॉलिटिक्स नहीं हुई, हालांकि कितनी फॉल्ट्स थी, क्या क्या उसके रेजोल्यूशन में था, लेकिन येट द ऑपोजिशन वाज देयर टू सपोर्ट देम। तो देखें, ये बात इनको आई थिंक रियलाइज हो गई है। अच्छा। कि अगर इन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करनी है उसके लिए इनको अपोजिशन की ज़रूरत है, अदरवाइज दे विल नॉट बी एबल टू डू इट। और जिस तरह हुकूमत की डांट डपट हो रही है फ्रॉम द ऑनरेबल कोर्ट्स, आपने इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स पे भी देखा था जब इन्होंने अपॉइंट किए थे तो क्या हुआ था। आपने जो डिफरेंट ओकेजन्स पे केसेस आए तो किस तरह कोई मीटिंग ग्राउंड हो जाएगा। देखें, ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी ना, राय। देखें ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी। वी वर ऑलवेज देयर टू सिट एंड टॉक नेशनल इंटरेस्ट पे, ठीक है। बट अब अगर इनको आ गई है फाइनली अकल एंड दे आर विलिंग टू सिट एंड दे हैव गिवन ऑपोजिशन को, इन्होंने वो दिया है बेल के भाई इस पे, हाँ कि इस पे आप अमेंडमेंट्स और अपनी सजेशंस। PMLN की आप लोग की पार्लिमानी पार्टी में इस पे व्यू आएगा, ताकि चूंकि आप लोग इस हवाले से है ना जी। अभी मेरा ख्याल कल हुई है फतियाना साहब मीटिंग, आज हुई है, आज मंडे होनी और कल फिर होगी, और कल फिर है। तो पार्टी के साइड में तो कोई इस हवाले से दो राय नहीं है। नहीं बिल्कुल, देखें मुझे वैसे आई फील कि ये एक जो भी था, हमारी जो फॉल्ट थी नहीं थी, बट इट वाज अ ड्रैकोनियन लॉ एंड नहीं कर सके। हाँ, और अब ये है कि मुझे समझ में नहीं आती कि व्हाई डू वी नीड नैब एज सच, जबकि FBR है, जबकि देयर आर अदर डिपार्टमेंट्स जिधर हमें सारा कुछ वहाँ होता है। व्हाई कांट दे, और कोर्ट्स ने भी जिस तरह फ्रिवलेस नैब के तैयार करदा हर केस को दे हैव थ्रोन इट आउट, और लेटेस्ट तो कमाल मतलब जजमेंट है। आपका ये कि इस पे तरमीमात के, मेरा तरमीमात के साथ आई फील के होना चाहिए एहतसाब, मतलब डोंट टेक मी रॉन्ग, एहतसाब होना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड and according to law. ठीक है। And why should we have a department to do that when there are पहले से मौजूद हैं फतियाना साहब, चूंकि आप असेंबली की कायमा कमेटी फॉर लॉ एंड जस्टिस के सरबराह भी हैं, मुझे बताइएगा जो इन्होंने कहा एहतसाब हो सकता है कि नहीं हो सकता, और उसके लिए नैब का इदारा होना लाजिम है, और जिसे कहते हैं ना टुथलेस इदारा भी ना हो,
आप क्या कहेंगे, किस किस्म के मुसविदा आपने शेयर किया, व्यूअर्स को बताएंगे? ये जो कहा जाता है रिमांड, क्योंकि आप वकील भी हैं कि फिजिकल रिमांड का पीरियड बहुत ज्यादा है, 90 दिन है, इसको कम होना चाहिए, फिर जमानत का जो है वो नहीं गुंजाइश है। ये तो जो दूसरा लॉ आ रहा है उसका पूछिए, 90 दिन से मतलब क्या आ रहा है जो आप ला रहे हैं? मैं उसको पता क्या है फतियाना साहब, ये शुरुआत तो नून लीग की तरफ से हुई एहतसाब ब्यूरो के नाम पे, एहतसाब ब्यूरो सैफुर रहमान साहब की बात कर रहे हैं, वरना ये शायद मामला चलता रहता। फिर ये नेक काम इन्होंने करना था, अपनी 5 साल हुकूमत में नहीं किया, कर लेते, हमने रोका नहीं था। नेक और सौलिया भी आपने कहा था। रियासत मदीना भी आप बना रहे हैं। गुजारिश ये है, अभी फ्राइडे 24 जुलाई को हमारे पास एक मामला आया था। अच्छा। मैं चेयर कर रहा था स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस को जी। उसमें नैब ऑर्डिनेंस पर डिस्कशन हुई है और इत्फाक राय से गवर्नमेंट अपोजिशन के तमाम अरकान असम्बली ने, तक लॉ डिवीजन ने एग्री किया इस फैसले को कि हम इसको स्पेशल कमेटी जो बनी है 24 अरकान की कौमी असम्बली में, जो तमाम अरकान जमातों को इसमें नुमाइंदगी हासिल है, उसको ये केस रेफ़र कर दी जाए। हमने वो सेम डे रेफ़र कर दिया है, फ्राइडे को ही, और आज उसी की रोशनी में मंडे आज वहाँ डिस्कशन हुई है। मतलब आपके पास आया था कमेटी को, आपने रेफर कर दिया, सेम डे रेफ़र किया और वो अब आज उस पर डिस्कशन हुई है। ठीक है। तो मेरा ख्याल फिर वापस हमारे पास आएगा तो इसमें देखते हैं। लेकिन ये एक बात बड़ी क्लियर है कि नैब ने अच्छे काम भी किए हैं, बुरे काम यही है हरासमेंट थोड़ी बहुत हुई होगी, लेकिन उनके अच्छे बहुत बड़ी रिकवरी हुई रकम की। एक खौफ भी लोगों में है कि नैब पकड़ लेगी। पहले तो बिल्कुल ही मादर पिदर आज़ाद माशरा था, जो दिल चाहे करें, पूछने वाला ही कोई नहीं था। तो इससे कुछ ना कुछ फ़र्क भी पड़ा है, ये एक प्लस पॉइंट भी है। नेगेटिव हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान दोनों होते हैं। और ये आप समझते हैं कि ये इदारा होना लाजिम है? जब ये कहते हैं एफबीआर है, एसईसीपी है, एफआईए है, देखें ना, वो इदारे इतना रिजल्ट नहीं दे सके। एफआईए 4,500 उसकी एस्टेब्लिशमेंट है एफआईए की, लेकिन वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं डिलीवर कर सके। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सूबों में है, उनको लोग एंटी करप्शन कहते रहे आज तक, हमेशा माजी में जो उनकी बात है। और एससीसीपी और वो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बहुत सारे इश्यूज हैं। एफबीआर, उनकी अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होती तो नैब बनाने की जरूरत क्या थी? असली मेरा ख्याल इसको इम्प्रूव करना चाहिए। इसमें 4-5 चीज़ें हैं। कौन सी, अगर आप जल्दी से बताएं? मतलब अभी एक तो रिमांड का है शायद, आप एग्री करेंगे? पहले 120 दिन का रिमांड था, फिर 90 डेज का हुआ। कत्ल करें तो 14 दिन का रिमांड होता है मैक्सिमम। हर क्राइम का मैक्सिमम रिमांड 14 दिन है, इसके 90 डेज है। इसको कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। जमानत की राइट, दूसरा ये कि ट्रायल कोर्ट को जमानत का अख्तियार नहीं है, वो दे देना चाहिए। थर्ड ये कभी रिटायर्ड जज जो है ना, सेशन जज, उनको लगाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट पे नैब कोर्ट का सरबराह, ठीक, वो फिर थोड़ा सा दबाव में भी रहते हैं। तो वो बेहतर होगा कि रेगुलर जज जो है ना हाई कोर्ट की तरफ से लगाए जाए, जो सिटिंग जज होते हैं। और वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका हो? वो हाई कोर्ट का होगा ना, हाई कोर्ट का होगा। तो अभी भी हाई कोर्ट का कंट्रोल, लेकिन चूंकि होते रिटायर्ड हैं तो वो जाहिर है उसमें मसला हो जाता है। तो ज़्यादा अगर हाजिर जज होंगे। और किस सतह पे गिरफ्तारी होनी चाहिए, और क्या चेयरमैन के पास इस्तेकाक होना चाहिए कि वो, या एक इंस्टीट्यूशनल इस्तेकाक होना चाहिए? किसको अरेस्ट किस स्टेज पे करना है? देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि पहले तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। विदाउट इन्वेस्टिगेशन गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं बनता। इन्वेस्टिगेशन हो, जब प्रूव हो जाए चीज़, तो आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके पेश करें और अपनी दोनों फरीक अपनी अपनी वजाहत करें। अगर वो अलाउ करे कोर्ट तो फिर गिरफ्तारी होनी चाहिए। ठीक है। इसमें मेरा ख्याल इसको और बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि और जो चेयरमैन साहब का जो टेन्योर है वो नॉन एक्सटेंडेबल होना चाहिए, एक्सटेंडेबल होना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल एक्सटेंडेबल नहीं होना चाहिए। इसमें तो ऑलरेडी आपकी ये राय है? जाती मेरी राय यही है कि एक्सटेंडेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि साथ मामला खत्म ही नहीं होगा ना, तो उसको री अपॉइंटमेंट हो सकती है, लेकिन एक्सटेंडेबल ना हो। एक एक्सटेंशन होती है, एक री अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है, वो हमने सारा अभी हालिया दिनों में जान लिया। शहजाद साहब, फैटिव के कवानीन भी लानी है और उसकी भी एक टाइम लाइन है, उस पर भी बातचीत चल रही है। फैटिव इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल असिस्टेंस टास्क फोर्स के हवाले से जो लेजिस्लेशन हमने करने हैं, गलबन 10 कवानीन जो हैं वो हमने इनेक्ट करने हैं, उसको भी इससे जोड़ा जा रहा है। उसका भी ड्राफ्ट शेयर किया गया। देखें, मैं कहती हूँ फैटिव के जो है ना, ये कुछ उसकी आड़ में कुछ बहुत सारे और ड्रकोनियन लॉज ला रहे हैं। उसकी आड़ में उसके वो जो कहते हैं ना, कंधे पे बंदूक रख के फैटिव के जो भी वो है उसकी वजह से ये ला रहे हैं। तो दैट शुड बी सीन। और फतियाना साहब को पता है कि क्या बात हो रही है। ये करना चाह रहे हैं या आप लोग इसको नथी करना चाह रहे हैं? नैब के नहीं, हम तो नथी ना कर ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग है पहले उनको तो देखो कि उनको इम्प्रूव करो। देखें, मेरी बात सुने, जो नैब के तमाम ऑफिसर्स हैं जो ये केसेस बनाते हैं, जो करते हैं, उनका एहतसाब कौन करेगा? वो कोई भी उनका तैयार करदा केस जो है, वो आप मेरी बात सुने, वो उनका कोई पूछने वाला है? ये सवाल भी मैं पूछूंगा। उनका पूछने वाला कोई है कि वो उन्होंने क्या किया? उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे 2 साल हो गए। आपने
सवाल बड़ी उठते। सुनी थी कि रिफॉर्म्स होंगे, अदारों को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। कौन सा एक बता दें मेरे भाई, एक। लेकिन अच्छा, इन्होंने जो ये नुकात उठाए, मैं आपसे जानना चाहूंगा और ना, मुझे आप एक आप बात भी और चाहेंगे कि नैब के हवाले से जो इन्होंने बातें उठाई कि रिमांड और टेन्योर एक्सटेंडेबल होना चाहिए, री अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, देखिए मेरी बात जो जज की भी इन्होंने बात की, अरशद मलिक साहब जो थे वो तो खाली वो कोई रिटायर्ड जज तो नहीं थे, वो तो आप कह रहे थे कि नीचे से एक रेगुलर आपके जज दौर में लगाया गया था उनको। बात सुने लगे किसी के दौर में, हमें अंदर इंसान के नेचर को तो नहीं आपको पता। छानबीन और कर लेना आप चाहिए। अगर आप चेयरमैन के लेवल पे भी जाके ये कहते हैं कि अगर चेयरमैन साहब ये कहते हैं कि 2-4 वोटों पर खड़ी हुई हुकूमत है, मैं अगर इनके वुज़रा के खिलाफ करता हूं तो ये हमारा TADA बंद कर देते हैं, हमारी तनख्वाहें बंद कर देते हैं, तो फिर उनके देखे ना, कमान तो आपके हाथ में ही है, आप उनकी कमान जब खींचते हैं तो फैसले ही नहीं करते। और फिर ऑपोजिशन का इनसे मावरा है ना, नहीं, और हुकूमत वक्त से नहीं जी, मावरा कहा है, सारा जो कुछ होता रहा है। देखें कोर्ट्स ने क्या कहा है आपको, यूरोपियन यूनियन ने कह दिया कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नैब इस्तेमाल होता है। ये अब सवाल है कि तो क्या मतलब तरमीमाम हो कि ये जो इल्जामात लगते हैं कि चाहे अगर आप हुकूमत में, ये हुकूमत है कि सियासी इंजीनियरिंग ना कर सके ऐसा इदारा, हाँ, लॉयल्टीज चेंज करने के लिए उनको इस्तेमाल उसके लिए भी कोई कानून करेंगे। आना पड़ेगा फतियाना साहब? देखिए ये तो ये लॉ, ये जो हैं ऑल द पीपल सिटिंग, 24 लोग वहां बैठे हैं, आई थिंक दे शुड सी। लेकिन आपकी पार्टी का भी कुछ सेंस होगा ना? नहीं सेंस, अब मुझे तो जो अल्टीमेट आएगा रिजल्ट उसका ही पता चले। आई डोंट वांट टू नाउ एट द मोमेंट डिस्कस। सिर्फ 3% सियासतदान है, 97% बाकी लोग हैं जिनके खिलाफ नैब एक्शन ले रहा है। 97% दूसरे अफराद हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी है, बिजनेसमैन है, वगैरह वगैरह। देखिए ना, शिकायत करते हैं ना, सियासतदान मेरी ऐसे बात बदनाम सुनिए उसको अनवार, किया हुआ है। आपने ब्यूरोक्रेट्स को निकाल दिया बिकॉज ऑब्वियसली नथिंग इज मूविंग इन दिस कंट्री। अब आपने जो और लॉ ला रहे हैं FATF के गाब के अंदर, उसमें आपने बिजनेसमैन, तो यहाँ तो ना इन्वेस्टमेंट आएगी। देखिए ना कोई ऑफिसर कुछ पास करेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन व्हाट यू आर डूइंग and what laws you are bringing। एक जो मैं, क्योंकि कुछ मुसव्विदा जो है, मुजव्विज़ा, वो सामने भी है कि गुड फेथ में अगर फैसला किया गया तो वो शायद काबिले दस्तअंदाजी नहीं होगा। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है या गुड फेथ की बात है। गुड फेथ कैसे पता? गुड फेथ तो ये कहते हैं कि सब आयल के बैठे हुए इस तरफ जो लोग हैं वो सब चोर हैं और आयल के उस तरफ। नैब के कानून की मैं बात कर रहा हूं। ऐसी कोई बात नहीं है, हम बहुत एहतराम करते हैं अपोजिशन का। अच्छा, शाइस्ता मलिक साहब को पता है इन्हें महसूस क्यों नहीं हो रहा आपका एहतराम? क्या वजह है? शिकायत नहीं है, मतलब वज़ीर-ए-आज़म क्योंकि हमें पता है कि हमजा बांदे अभी तक ये रेफरेंस दायर नहीं कर सके। हमें पता है शायद प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं इंप्रूव, प्रोसिक्यूशन भी इंप्रूव होना चाहिए। में इंप्रूवमेंट की हमें आप मुझे बताएं, आहद चीमा वेयर इज ही? सिर्फ उनको वादा माफ गवाह शहबाज शरीफ के, वो बेचारा बंद है, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। ये मतलब वेयर इज ही? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एंड नॉट ओनली हिम, देयर आर सो मेनी ऑफ देम, दे आर जस्ट देयर, रेफरेंसेस बनाए नहीं। तो अब ये बात शायद साहब मेरे ख्याल में ये अपॉर्चुन टाइम है कि इस वक्त आप लोग मिलके देखें, ताकि आप लोगों को कोई गिले शिकवे ना रहे ना बाद में। क्योंकि अनवार, जितनी करप्शन इस शॉर्ट टाइम में इनकी पार्टी में हुई है, PTI, मैं कहती हूँ आप घी, मतलब आटा, चीनी, पेट्रोल, मतलब इसको क्या डिफाइन करेंगे? हाउ डू व्हाट वुड यू से? शॉर्टेज है ना, जो भी चीज की शॉर्टेज होगी वो क्यों हुई? सप्लाई और डिमांड में क्यों हुई? क्लाइमेट चेंज, आपने दरख्त नहीं लगाए, उससे क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम पैदा हुआ, उससे जो बिलियन ट्रीज का प्रोडक्शन देखिए, मैं चाहूंगा हम थोड़ा सा फोकस अगर नैब पे रहें, अच्छा नैब पे, वरना बहुत इधर उधर हो जाएगी, क्योंकि हमारी गुफ्तगू थोड़ी फोकस है नैब के हवाले से। मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्रोसिक्यूशन के हवाले से भी सवाल उठाए जाते हैं और आप खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, क्या हाथ मरोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं इस तरह के इदारे? उसका तदारुक कैसे मुमकिन है? रियाज फतियाना साहब। अनवर भाई, मैं समझता हूँ कि इस्लाह की गुंजाइश मौजूद है। नैब ऑर्डिनेंस का आसमानी सहीफा नहीं है, हुकूमत इसमें बिल्कुल डिटर्मिन है और इसमें अपोजिशन के साथ हम बैठने को तैयार हैं, बैठ गए हैं और इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। हम नैब ख़त्म नहीं करना चाहते, इसको इम्प्रूव, इसे इस्लाह करना चाहते हैं। इसमें हम चाहते हैं कि नैब मौजूद रहे, इसका खौफ भी रहे और वो सीधी इन्वेस्टिगेशन करे, इसकी प्रोसिक्यूशन, इसकी इन्वेस्टिगेशन, इसकी प्रोसिक्यूशन ब्रांचेस को इम्प्रूव किया जाए, जुडिशरी को और फर्दर एम्पावर किया जाए कि सही इंसाफ दे और गिरफ्तारी और रेफरेंस फाइल करने के लिए कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए। ये सारी चीज़ें हैं ताकि, और अगर कोई बिला वजह किसी को परेशान किया जाए उसका मुदावा भी होना चाहिए। ब्लैक मेलिंग किसी की या कोई मिस यूज ऑफ अथॉरिटी नैब के अंदर भी अगर हो रही है, और कोई टाइम लाइन भी होनी चाहिए डिस्पोजल ऑफ केसेस की। आज चीमा की चेयरमैन ने कह दिया कि मैं नहीं कर सकते, जो कोर्ट ने कहा है ही इज रिफ्यूज। वो कहते हैं आज तो आया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उन पे मनोवन अमल होगा, लेकिन 30 डेज की पाबंदी है ना, लॉ तो कहता था, लेकिन वो होता ही नहीं, उन्होंने कहा हो भी नहीं सकता। लेकिन रोपा एक आप कितने अरसे में डुएबल हो सकता है?
कोई मेरे ख्याल वक्त भी तो मुकर्रर होना चाहिए ना, साल साल 20-20 साल पुरानी इंक्वायरियां खुल जाती हैं और काम मेरे शुरू हो जी, जाता है। शकीर रहमान की देखें 34 साल पहले की इसलिए मैं खुली आपसे हुई है पूछ ना, रहा हूँ। मतलब व्हाट इज कोई दैट? मेरा ख्याल है कोई साल भी हो सकते हैं, इसके अलावा अपना कोई लिमिट पैसे की हो सकती है, इससे नीचे ना करें। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है अच्छा। कि 100 मिलियन से नीचे का इशू है ना, वो नैब को ना भेजा जाए। हाँ, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये मेगा करप्शन नैब बनाई गई थी कि मेगा करप्शन के जो केसेस हैं उन पे हाथ डालेगी। कितने फीसद? आपने कहा ना कि 97% तो नॉन पॉलिटिशियंस हैं, मतलब उसमें ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, आम लोग आते हैं, ताजर आते हैं, और 3% पॉलिटिशियन। मेगा करप्शन के गिरफ्त में लाने के लिए इसको बनाया गया था। कोई मेगा करप्शन का केस का कोई नतीजा निकला अब तक फतियाना जी साहब? जी, मसलन मैं अर्ज करता हूँ, मसलन डबल शाह ने 4 अरब रुपया कमाया था, वो सारा उनसे रिकवर हुआ है डबल शाह से। बहुत बड़ा बड़ा स्कैंडल था। जी जी। कई हाउसिंग सोसाइटीज़ में पैसा फंसा हुआ था लोगों का, वो रिकवरी हुई है। और कई और इशू में काफ़ी रिकवरीज हुई हैं, देखा जाए ना तो उसमें उसका प्लस पॉइंट भी है। प्ली बार्गेन में आपसे जानना चाहूंगा, आप समझती हैं जो प्ली बार्गेन का कानून है, क्योंकि ये तो शायद साहब आप एग्री करेगी कि वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना कोई आम काम नहीं है। आप लोग भी माजी में अब जो आजकल आप लोगों के इत्तेहादी पीपी के बारे में कहते थे वो करप्शन है, उनमें करप्शन एलिमेंट पाया जाता है, लेकिन जाती वो पूछ रहे हैं। मैं आपसे इसे जानना चाह रहा हूँ कि लेकिन पकड़ नहीं सके, कोई चीज सामने नहीं आ सकी, तो यू आर इनोसेंट इन लॉ अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो व्हाइट कॉलर क्राइम के लिए ये प्ली बार्गेन का जो शिक है, आप इसके बारे में आपकी क्या राय? होना चाहिए, क्योंकि पैसा सारा तो आप ले नहीं सकेंगे। लेकिन देखें, कुछ तो आप प्रूव करें, कुछ तो बताएं, कुछ अगर तो देने वाला तैयार हो कि जी मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस ऑर्डील और मैं 70% दे देता तो हूं, फिर आप किसी को भी पकड़ेंगे जब आपको जरूरत होगी और आप उन पे देखें, जैसे एसेट्स बियॉन्ड मींस, मुझे ये बहुत अजीब बात लगती है। वो तो आपको भी अनवार कह सकते हैं, इनको भी, मुझे भी कह सकते हैं कि जी आई एम लिविंग बियॉन्ड, आई हैव एसेट्स बियॉन्ड मींस। तो देखें इसी तरह ये भी हो जाएगा कि वो बंदा कहेगा मेरी जान छोड़ो, क्योंकि इनको भी पता है कि नैब क्या हालात क्या करती है। शाहिद खाकान को वो जो फांसी की चक्की में रखा और किस तरह उनसे ट्रीटमेंट हुई, तो वो तो फिर तो आप कुछ लोग भी गर्दन मरोड़ी जा सकती है। देखें मैं क्या होना क्या चाहिए, मुझे आप हल बताएं। मुझे देखिए, मैं फिर वही कहूंगी कि देयर आर डिपार्टमेंट्स हियर, उन अदारों को नहीं, तो आप जस्ट बिकॉज अगर पास्ट में ये गलती क्यों वो अदारे काम नहीं कर रहे थे, तो उनको स्ट्रेंथन करने के बजाय यू विल एक और पैरेलल अदारा आप खड़ा करेंगे कि वो करे। तो कब तक आप पैरेलल अदारे खड़े करते रहेंगे? मेरे ज़हन में और नैब का जो रोल है वो भी मुतय्यन किया जाएगा, क्योंकि बाज़ मामलात एफबीआर के हैं, हाँ, बाज़ मामलात जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हैं। हम चाहते हैं ना हो दायरा करता है, डुप्लीकेशन ना हो, इतने रकम इससे ज़्यादा हो तो नैब करे, इससे कम हो तो बाकी इदारे करें, ये इसमें हो सकता है। फिर अभी इस वक्त ये है कि ऑनर्स जो है ना, वो अगर आप के खिलाफ इल्ज़ाम है ना, तो आपको कहा जाता है कि आपने ये असासे बनाए हैं, अब आप अपनी सफाई में इस्तिगासा साबित करता है, इस्तिगासा तो जो कंप्लेंट होता है वो साबित करता है। इसमें उल्टा है, उन्हें इल्जाम लगा दिया, अब अपनी सफाई, मतलब आपने अगर मुझ पे इल्जाम लगा दिया तो मैंने साबित करना मैं बेगुनाह हूं। रिकॉर्ड आपने इकट्ठा करना है, आप पहले जेल में पड़े होते हैं, रिकॉर्ड कहां से इकट्ठा करें, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाता है इसमें। मेरा ख्याल है और हुकूमत बाहर अगर किसी और की बैठी हो तो वो आपके खिलाफ और मवाद इकट्ठा कर लेगी, तो मतलब यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ देयर वंस यू आर इन। लोगों से ज्यादतियां भी माजी में हुई हैं, नो डाउट। इसमें हम चाहते हैं कि इसको लोगों से ज्यादतियां ना हो। इसमें हम लेकिन अवाम के हक के हम अलंबरदार हैं और हमारा नाम भी तरीके इंसाफ है और हम दोनों दुनिया को इंसाफ देना चाहते हैं। और आइन का आर्टिकल 10A जो है वो भी ट्रांसपेरेंट ट्रायल की बात करती है। लेकिन रियासत मदीना में इंसाफ जो है ना वो घर से शुरू करते हैं पहले। तो सबसे पहले तो नियाजी साहब को कहें कि अपने वो जो हैं फॉरेन फंडिंग के उसका और जो हेलीकॉप्टर का वो सब कुछ नियाजी साहब हो या भट्ट साहब हो, बात तो एक ही है। नहीं हाकिम में हम नामों पे रहते हैं, हाकिम में जो नाम है जाहिर बात है। हम तो चाहते हैं उनका नाम आप दोनों खुद पार्लियामेंटेरियन हैं। इमरान खान का नाम इमरान खान होना चाहिए, दुनिया उनको इसी नाम से जानती है। तो ये शरारत करते हैं नून लीग वाले उनको, तो मेरा ख्याल ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैं चाहूंगा कि जब आप आपस में बैठे तो आप लोगों की बातें जो है वो नैब के कवानीन में बेहतरी के हवाले से हो, रादर देन इस पे ये तो अब चलती रहेगी सियासत, तो आप लोग भी हैं। नहीं, we should rise above सियासत and once and for all, if they have decided कि सबने बैठना है। But they can't clap with one hand. You also have to reciprocate. But देखिए इन्होंने अब किया है ना step 2 years. It took them 2 years to come to the opposition and talk about it. So देर आया है, दुरुस्त आया, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ बात जाएगी। ओके, आप भी समझते हैं बेहतरी की तरफ बात जाएगी? बिल्कुल जाएगी। और इस पे हम ये उम्मीद करें कि नैब के कवानीन पे भी इत्तेफाक राय हो जाएगा, फैटिफ की कानून साजी भी होगी और NFC अवार्ड पे
उस पर भी मामला तय हो जाएंगे? मेरे ख्याल सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी। जैसे 18वीं तरमीम थी ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर दी गई थी। अब वक्त आ गया है कि कौम को आगे ले जाने के लिए हम दो चार जो डिस्प्यूटेड मामलात हैं, NFC अवार्ड है, कुछ ऐसे इख्तियारात जैसे फेडरल गवर्नमेंट कमज़ोर हो गई है, सूबे मजबूत हो गए हैं, वो इशू है आपका। ये सारी सबसे बड़ी बात पैकेज डील हो सकती है। मैं बैठ के ना सारी चीज़ों का एक दफा ये जो पार्लियामानी कमेटी मैशियत इस वक्त तबाही के धाने पे खड़ी है। उसमें भी आप लोग कर रहे हैं। We need to settle our political जो differences, हाँ, उनको स्टेबिलिटी आएगी तो फिर हम बढ़ेंगे। On this happy note, we have to take a break। तो मैंने आपको पहले कहा है परफेक्ट। तो बस फिर ये जो आप ऐसे लोग कमेटी में होने चाहिए जिनकी अच्छी मेंटल अंडरस्टैंडिंग हो और गुत्थियां सुलझ जाएं। शायद से थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो मुस्बत सोच होती है। मुस्बत सोच। रियाज फतेह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप दोनों मोजेस पार्लियामेंटेरियंस का हमसे गुफ्तगू करने का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, नैब के हवाले से हम उम्मीद करेंगे कि कोई नतीजा खेज किस्म का ये मुज़ाकराती अमल होगा और जैसे नैब, NFC, फैटिव, इस सब पे कानून साजी होगी जिसके लिए ये मुकन्नना तश्कील दी गई है। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद लौट के आएंगे तो जरा गुफ्तगू करेंगे कि इंशाल्लाह हम 5 अगस्त को यौम इस्तेसाल मनाने जा रहे हैं। जो भारत ने, जो मोदी फाशिस्ट सरकार ने कश्मीर में उनका स्टेटस चेंज किया आर्टिकल 35 और 370A को ख़त्म किया अपने आइन से, और फिर लॉकडाउन लगाया जो कि अब उसको साल होने जा रहा है। लेकिन अब उन्होंने ये भी कहा है कि वो 5 अगस्त को अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद की जगह थी और इंडियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वहाँ पर एक मंदिर का संग बुनियाद रखने जा रहे हैं। तो इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्त के बाद लौट के आइए। प्रोग्राम सच के साथ रहिए, ब्रेक ले लीजिए। ईद कुर्बा पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए पहले से ज्यादा एहतियात करें। मजहबी और कौमी फरीजा दोनों अदा करें। मवेशी मंडियों, बाजारों और मेल जोल में हिफाजती तदाबीर के बुनियादी उसूलों पर सख्ती से अमल करें। मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं, समाजी फासला बरकरार रखें। हुकूमत पाकिस्तान ने हिफाजती SOPs के साथ शहरों से बाहर मवेशी मंडियां लगाने की इजाजत दी है। अवाम से गुजारिश है कि सिर्फ इन्हीं मुकर्रर करदा मंडियों से जानवर खरीदें। नमाज ईद के लिए पिछली ईद की तरह एहतियात का ख्याल रखें। कुर्बानी घर पे करने की बजाय मुकर्रर करदा ज़िबाखानों, फलाही इदारों या समाजी तंजीमों के जरिए करें। कुर्बानी का गोश्त गरीबों में तकसीम करें और दावतों पर ज्यादा लोग जमा करने की बजाय सादगी से ईद मनाएं। आए अज़्म करें कि बेएहतियाती से ईद की खुशियों को मुतासिर नहीं होने देंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। आपके इल्म में होगा कि 9 नवंबर 2019 को जब यहाँ करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह हो रहा था और मैं उस वक्त वहाँ पर मौजूद था करतारपुर के अहाते में, तो उस वक्त इंडियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और उन्होंने कहा था कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था नापाक हिंदुओं ने, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट इंडियन में चला गया और इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि वो चूँकि जगह उसमें बाबरी मस्जिद से कबल उनके मुताबिक वहाँ पर कुछ पहले से कंस्ट्रक्शन थी, लिहाजा राम मंदिर की उन्होंने इजाज़त दे दी और कहा था मुसलमानों को अलहदा जगह दे दी जाए। अब शूमी किस्मत के उनको नादिम होना चाहिए था, शर्मिंदा होना चाहिए था नरेंद्र मोदी को कि उन्होंने कश्मीर में 1 साल से लॉकडाउन किया हुआ है, वहाँ पर हर तरह की इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक कर्टन है, वो एक राम मंदिर की संग बुनियाद रखने जा रहे हैं 5 अगस्त को। और हिंदू जो इल्म नजूम रखने वाले उन्होंने कहा ये जी हिंदू मज़हब के लिए बड़े अच्छा दिन है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि इस पे दुनिया को की राय क्या होना चाहिए। इंडियन मीडिया जो है इंडियन मुस्लिम्स के इंटरव्यूज़ चला रहे हैं और ये तासुर दे रहे हैं कि वो भी बड़े मुतमईन हैं उत्तर प्रदेश में अयोध्या में। तो इस हवाले से जानेंगे। दूसरा, चूँकि आज के दिन के हिसाब से
हम खराज तहसीन पेश करेंगे हमारे निशाने हैदर रह चुके हैं कैप्टन मोहम्मद सरवर साहब को, जिन्होंने जंग कश्मीर में जान का नजराना पेश किया था 1948 में, और आज के दिन उनकी शहादत होती, छाती पे उन्होंने गोली खाई थी। आप उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। तो जो कैप्टन मोहम्मद सरवर साहब थे, खित्ता फुटवार से उनका ताल्लुक था, और आप 1948 में जो उड़ी सेक्टर था उस फ्रंट पे अपनी यूनिट को कमांड कर रहे थे, और वहाँ पर आपने जाम शहादत नोश किया। तो इन तमाम नुकात पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़बरदस्त किस्म के डिफेंस एनालिस्ट हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शैब साहब। अमजद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अमजद साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि इस हवाले से कैप्टन सरवर साहब को आप क्या ट्रिब्यूट देंगे, चूँकि आज उनका यौम शहादत है और उन्होंने आला जो हमारा मिलिट्री अवार्ड है निशान हैदर के हकदार ठहरे थे। कितना सिग्निफिकेंट है उनकी कुर्बानी, चूँकि हमारे जो बहस है वो कश्मीर के तनाजुर में है और कश्मीर के फ्रंट पे उन्होंने जो है ये जाम शहादत नोश किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, हमारे कैप्टन सरवर जो हैं, ये हमारे मुल्क के शुरू के पहले शहीदों में से हैं जी, जिन्होंने पाकिस्तान में शहादत का, और शहादत भी उस बहादुरी की जो कि बेमिसाल, यानी इंसान के पास अपनी जान से ज्यादा कीमती तो कोई चीज नहीं होती, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर जब वो दुश्मन को पूरा नुकसान पहुंचाता है और दुश्मन के सामने खीसा पिलाई दीवार के तौर पे खड़ा हो जाता है, तो वो फिर देखता नहीं कि उसके साथ बाकी साथी मौजूद हैं या नहीं। वो अकेले भी दुश्मन के सामने उसी तरह लड़ता है जिस तरह वो पूरी जमात के साथ लड़ रहा होता है। तो ये एक अकेले कैप्टन की वो बहादुरी, जिसमें कि उसने दुश्मन के बहुत सारे हमले को, बहुत सारा जो जत्था था उसके हमले को उसने नाकाम बनाया और अपनी जान दी, अपने लिए शहादत का जाम पिया। तो ये वो चीज जो कि मैं समझता हूँ एक मिसाल बन के पाकिस्तान आर्मी के लिए चली उसके बाद। और फिर आपने देखा कि हमारे यहाँ उसके बाद पे दर पे कई निशाने हैदर पैदा हुए, मुख्तलिफ जंगों में उन लोगों ने हिस्सा लिया। तो मैं समझता हूँ पहली शमा जला दी थी इन्होंने, जो कि हमारे बाकी जो फौजी हैं जो उनके लिए मशले रहा है। अब ये जनरल साहब मुझे बताइएगा कि कश्मीर का फ्रंट इस वक्त भी हॉट अप है और 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने एक फास्टेस्ट इकदाम उठाया और कश्मीर पे लॉकडाउन कर दिया। मकबूजा वादी पे अभी भी 1 साल उसको होने को है। क्या हम आज जब अगर 1 साल में देखते हैं जो हमारी काविशें थी उसके कोई नताइज निकले, और दूसरी तरफ उनकी हठधर्मी देखें कि वो मेनलैंड इंडिया में अयोध्या में राम मंदिर की बुनियाद रखने जा रहे हैं 5 अगस्त को, और वही डेट उन्होंने चुनी है। क्या कहेंगे इस माइंडसेट पे? देखिए, बात यह है कि माइंडसेट तो वही है जो जब इलेक्शन पहला लड़ा मोदी ने, तो उसने 2 ही नुकात जो उसके नंबर 1 और 2 थे उसके मैनिफेस्टो में, वो हिंदुत्व था और दूसरा यही पाकिस्तान दुश्मनी के जी। और तमाम तकरीरों में वो बार बार कहता था कि पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और आपने देखा कि बाद में उसकी फॉरेन पॉलिसी में भी यही रहा कि पाकिस्तान को हमने दुनिया में तनहा कर देना, यानी एंटी पाकिस्तान उसका सारा था, जो कि दूसरे लफ्जों में आप कह लीजिए कि हिंदुत्व को अगर साथ मिला ले तो एंटी मुसलमान, यानी वो मुसलमान जो वहां पे भारत में हैं उनको आज हिंदुत्व के बोझ के तले दबा के तो एक तरह का गुलामी का तौक पहना दिया। और पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मामले में आपने देखा जो दुश्मनी जिस तरह की भारत निभा रहा है। अब बात यह है कि हमने भी इस मामले को उठाया, यूनाइटेड नेशन भी मुख्तलिफ जगहों पे, और कश्मीर के मामले में तो आपने देखा कि ह्यूमन राइट्स का किस्सा जो है वो पूरी दुनिया में उस पर बातचीत हुई, ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा में बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो ह्यूमन राइट्स का कमीशन है उसने भारत को तकरीबन 5 खत लिखे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हम एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजना चाहते हैं कश्मीर में, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा वायलेशन हुई है और भारत उसका जवाब नहीं देता। ये भारत की हठधर्मी अपनी जगह पे, लेकिन यूनाइटेड नेशन इस मामले में पीछे नहीं हट रही। 5 खत का मतलब यह है कि वो लगातार पिछले 2 साल से भारत को परसू कर रहे हैं। ये वो चीज है जो हमें भी उठानी चाहिए, दुनिया के सामने लानी चाहिए कि क्या ऐसे मुल्क को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठने का हक होना चाहिए, हक हासिल होना चाहिए। जो मुल्क 5 खतूत यूनाइटेड नेशन के उनको इग्नोर करता है, उनको बिल्कुल उनकी परवाह नहीं करता, अगर एक मुल्क का रवैया इस अदारे के बारे में ये है तो उस अदारे में फिर बैठने का हक उसको कैसे? तो ये थीम है जो आगे चलनी चाहिए। रही बात ये कि वहां पे अयोध्या में ये कर रहे हैं, देखें वहां के मुसलमान हैं, हमें उनसे हमदर्दी है, हमें उनसे प्यार भी है, हम उनके लिए दुआगो भी हैं,
लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि वहां के मुसलमानों में आज कोई ऐसा लीडर मौजूद नहीं है जो उनकी सही तर्जुमानी कर सके। वहां पे वो लोग हैं जो आप देवबंद के उलमा हैं, आप देखिए कि वो बिकाऊ माल है, वो बिल्कुल हर तरह की उनकी भारत की तारीफ करते हैं। यही वजह है, ये लीडर्स की खराबी की वजह है कि आज मुसलमान वहां पे उनको ये दिन देखना पड़ रहा है कि जनाब अयूधिया वहां बाबरी मस्जिद भी गई, और उसके अलावा जो आपने देखा दिल्ली में जो कत्ल गारत मुसलमानों की हुई, और उसके बाद जो अभी ये तैयार जो इन्होंने अमेंडमेंट सिटीजनशिप एक्ट की अमेंडमेंट लेके आए हैं, ठीक है, बेशुमार मुसलमान है जो अपनी शरीयत खो बैठेंगे। तो ये वो चीजें हैं जो कि वहां के लीडर्स को सोचना चाहिए था कि हम अपनी आइंदा वाली जनरेशन को किस हाल में छोड़ के जा रहे हैं। भारत में हिंदुओं के रहमो करम पे छोड़ रहे हैं या उनके लिए कुछ करके जा रहे हैं, लेकिन ये खामोशी है वहां पे, और कोई आप नहीं देख रहे कि कोई एहतजाज है या कोई ऐसी चीज जिससे कि आदमी कह सके कि वहां भी लीडरशिप है और वहां भी लोगों को ख्याल है कि मुसलमानों की आइंदा जनरेशन जो है वो तबाह न हो जाए। अच्छा जनरल साहब, ये मुझे जी, ये तो आपने वहां का अहाता किया। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इंडिया और पाकिस्तान के ज़ाहिर बात है रिलेशंस जो है हमारा अजली दुश्मन है। अभी हम कैप्टन सरवर साहब को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और उनके हमारे हवाले से अज़ाइम जो हैं वो कभी भी ठीक नहीं रहे, और हमने भी जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई हैं तो हमने भारत को ही अपना दुश्मन समझ के अपने डिफेंस को नाकाबिल तस्खीर बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो ड्रोन्स का तमाशा भारत ने शुरू किया है, कल भी पाकिस्तान ने ये 10वां उनका कुछ स्पाइंग क्वाडकॉप्टर है जो कि पाकिस्तान ने मार गिराया है। इरादे क्या आपको नजर आते हैं नरेंद्र मोदी साहब को? वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के उस खुमार से उनका उतरा है या अभी भी बुखार उन्हें चढ़ा हुआ है और उसी जोम में है? क्या उस हवाले से आपकी राय है? ये जो भारत का बार बार ये जो क्वाडकॉप्टर उड़ाते हैं जी, ये बेसिकली इस इलाके की फोटोग्राफी करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, और ये काम उस वक्त किया जाता है जब आपकी नीयत में फतूर हो, आप कोई शरारत करना चाहते हो, तो आप देखते हैं कि मुझे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां दिफा कमजोर हो, जहां कोई गैप ऐसा नजर आ जाए जिसको आप एक्सप्लॉइट कर सकें। तो ये वो एक सोच है जहां पे आप इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई अगर आपको मौका मिले तो आप उसको एक्सप्लॉइट करें। तो भारत को ना मौका मिला ना वो एक्सप्लॉइट कर सके, लेकिन इस असना में उनको चाइना की तरफ से भी एक झटका लग गया और उसे फंस गए। वरना मैं आपको बता रहा हूं कि भारत की पूरी तैयारी थी पाकिस्तान की हमारे आजाद कश्मीर के अंदर कुछ ना कुछ उन्होंने अटैक्स करने थे। आपने देखा कि उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाला भी की, एक कार उन्होंने उड़ा दी थी धमाके से और उसका कहा कि जनाब ये टेररिस्ट थे। उसके अलावा आपने देखा कि एम्बेसियों में से लोगों को निकालना शुरू किया, हमारी एम्बेसी में से एक वॉर हिस्टीरिया उन्होंने एक आप कह लीजिए कि एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट करना शुरू कर दिया हुआ था जहां हॉस्टिलिटीज जो है वो बिल्कुल इमिनेंट नजर आती थी कि आपने देखा आपके सफारती ताल्लुकात जो है बिल्कुल कर्टेल कर दिए गए, आधा स्टाफ वहां से चला दिया। तो वो एक माहौल पैदा कर रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बॉक डाउन हो गया लद्दाख में, जिसकी वजह से फिलहाल ये रुका है। लेकिन ये करेंगे सही जरूर, हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। रीजन की टुवर्ड्स द एंड जो सूरत हाल है, नेपाल के साथ भी भारत ने सींग अड़ाए हुए हैं, चाइना का लद्दाख का आपने बता दिया, पाकिस्तान के साथ तो है उनके इश्यूज, तो ईरान ने भी चाबहार में जो रेल रोड बननी थी उससे भारत ने कुछ अमेरिका के कहने पे कुछ हीलो हिज्जत का इजहार किया, तो ईरान ने उनको वहां से चलता किया। तो डिप्लोमेटिकली तो थोड़ा बहुत वो भी आइसोलेशन के शिकार हैं भारत। थोड़ा बहुत भी, काफी ज्यादा। असल चीज ये है कि इसमें जो उनको आइसोलेशन आई है, ये उनकी अपनी रौनक और उनकी जो फिरौनियत है उसकी वजह से उन्होंने अपने छोटे हमसायों को जो कि एक सॉवरेन कंट्रीज हैं सारे, उनको इक्वल सॉवरेन समझने की बजाय उनको इंफीरियर समझा कि जी हम भारत ज्यादा ताकतवर है और उन लोगों को उनकी जमीनों पे कब्जा, हर किसी के जमीन पे आप देख लीजिए कि इन्होंने हक जताया हुआ है। हमारे यहाँ सियाचिन कब्जा कर गए ये लोग, नीचे आप देखिए तो नेपाल की भी अपनी जमीन के ऊपर सड़क बना के तो चाइना के बॉर्डर तक ले गए हैं। बांग्लादेश के साथ इन्होंने रिजॉल्व किया है इशू, लेकिन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वजह से जमीन हथियाई है। ठीक, वो जो इनका सिलिगुड़ी कॉरिडोर है, जैसे ये चिकन नेक कहते हैं, उसमें ये बड़ी तंग जगह थी, इन्होंने उससे जमीन ली है बांग्लादेश से, जिसकी वजह से ये इनका कॉरिडोर जो है 22-23 किलोमीटर चौड़ा हो गया। उसके अलावा आप देखिए कि बांग्लादेशी जो लोग हैं वो जो भी इनकी एलओसी के या बॉर्डर के करीब आ जाए, उसी तरह कहना चाहिए जो इंटरनेशनल बॉर्डर है बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया, वहां पे ये मार देते हैं, उनको गोली मार देते हैं। यानी पिछले 8-9 सालों में कोई 1000-1100 के करीब बांग्लादेशी मारे गए और ये ट्रिगर हैप्पी गोली चला के उनको, और किसी को पूछ बुझात नहीं।
पिछले दिनों एक लड़की को गोली मारी, वो लड़की की लाश उन तारों में कम से कम कुछ नहीं तो 10-11 घंटे लटकी रही, क्योंकि कोई करीब नहीं आ रहा था उसको उतारने के लिए। ठीक। तो ये वहां भी बड़ा जुल्म कर रहे हैं। फिर ऊपर से जो इन्होंने अभी नेशनल सिटीजनशिप का रजिस्टर बनाया है, नेशनल सिटीजन रजिस्टर, आप उस रजिस्टर को देखें, उसमें कोई तकरीबन 20 लाख के करीब बंगालीज हैं जो कि शरीयत को बैठेंगे भारत की, और उनको जब वापस कहेंगे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश क्या करेगा? और 26 साल तक इन्होंने श्रीलंका को नचाया, वहां पे तामिलों की वो करवा के दहशतगर्दी। तो ये टेररिस्ट स्टेट है और उसके साथ साथ एक एक्सपेंशनिस्ट स्टेट है भारत। इसको नुकेल कौन डालेगा सर? ये अमेरिकी इंतखाबात भी राउंड द कॉर्नर है, आप समझते हैं कि वहां पर भी ये डिबेट होगी? वहां इंतखाबात में हाउडी मूडी एक इन्होंने जलसा भी करवाया था ट्रंप साहब ने अपनी हिमायत लेने के लिए, उसका कोई इफेक्ट आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा इन पे कोई? इनको इनकी जो ये जो जारहाना अज़ायम है इनको कौन बंद बांधेगा? नहीं, वहां फिलहाल नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि वो आज बड़े बहुत कीन है इस मामले में कि भारत को हमने चाइना के अगेंस्ट करना है। आप देखिए कि जापान भी पीछे हट रहा है कुछ इस वजह से कि अमेरिका दूर है, जापान करीब है। जापान अगर जंग होती है तो भाई जापान बर्दाश्त करेगा, बेशक वो अमेरिका को भी, इसको चाइना को भी नुकसान पहुंचाए, लेकिन जिनकी सरहदें साथ होती हैं मारे तो वो जाते हैं। तो भारत रिलक्टेंट है, लेकिन अमजद साहब आपका बहुत शुक्रिया सर, थोड़ी आवाज में भी डिस्टॉर्शन है। हमारा अगला सेगमेंट भी तैयार है। लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शहब साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि अभी उसका कोई इतना ज्यादा बरह रास्त जो है इंपैक्ट नहीं आएगा जो अमेरिकी सदारती इंतखाब है, लेकिन भारत के जो नापाक अज़ाइम उनका बड़ा खूबसूरत आता कि आपका बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शहब साहब हमसे गुफ्तगू करते हुए एंड में आज कराची में दूसरा दिन है, बारिश हुई है। जो हमने मंजर कराची का देखा है कि सड़कें जो हैं वो एक तैलाब का मंजर पेश कर रही हैं और गाड़ियां, या आप कराची शहर कायद के विजुअल्स देखिएगा कि बारिश हुई है और इसको सिंध हुकूमत ने कहा कि इतनी गैर मामूली बात नहीं, और घुटनों घुटनों पानी है और गाड़ियां उसमें तैर रही हैं। घरों में जो ज़ाहिर बात है सामान आता है, ये सैलाबी पानी की जो सूरत बनती है बारिश की वजह से, अर्बन फ्लडिंग, ये अब कराची का एक इशू बनता जा रहा है। जब मज़हर अब्बास साहब, बल्कि वो सबसे बेहतर शख्स जो है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मज़हर अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मज़हर भाई आपसे तो अक्सर अब सियासी तज्जिया लेते हैं, ये ज़रा कराची के वाले से बताइएगा। आपका तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान पे गहरी नज़र है, लेकिन चूंकि आप बेसिकली कराचाइट हैं और ज़बरदस्त किस्म के उस पर उसको भी इनसाइड आउट जानते हैं। ये बारिशें होती हैं, पहले तो बारिश नहीं होती कराची में, इस्लामाबाद में तो बहुत बारिशें होती हैं, यहाँ पर भी पानी होता है, लेकिन उस तरह नहीं होता जिस तरह कराची के ये मनाजिर हैं। सर इसका हल क्या है, किसकी जिम्मेदारी है? हम जो कराची के मेयर उनको सुनते हैं, वो कहते हैं जो जितने भी बरसाती नाले थे उन पर सब बिल्डिंग खड़ी हो गई। वो सूबाई हुकूमत की तरफ इशारा करते हैं। सूबाई हुकूमत कहती है इख्तियारात मेयर का है, फेडरल गवर्नमेंट कहती है चूंकि 14 सीटें एमएनए वहां से पीटीआई के, वो कहते हैं जी सिंध हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी है। क्या कहेंगे आप, किसकी जिम्मेदारी है? कराची क्यों ऐसा मंजर पेश करता है? जी ये बुनियादी तौर पे सबकी जिम्मेदारी है। देखिए अनवर साहब, मैं पिछले 39 साल से यहाँ सहाफत कर रहा हूँ। 39 साल पहले जब मैं गवर्नर हाउस से गुजर के अपने दफ्तर पहुंचा था और उस साल बारिश हुई थी, तो गवर्नर हाउस उस रोड के ऊपर पानी खड़ा होता था। आज 39 साल बाद भी वहां पानी खड़ा होता है। यानी आप इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कराची को किस तरीके से लुक आफ्टर किया गया है। अब उस वक्त का कराची और आज की कराची में जमीन आबादी, देखिए जिस शहर की आबादी का ही आप सही तयन नहीं कर पाए, उस शहर को आप प्लान किस तरह करेंगे? कराची के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी जो है कि कराची की आबादी का सही तयन नहीं किया जाता, और उसके पीछे मुझे ये कहने दें कि उसके पीछे बुनियादी तौर पे सियासी मसलहतें और तासुब जो है मौजूद नजर आता है। वरना ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान का माशी हब है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और आप सिर्फ इस वजह से उसकी आबादी का सही तयन नहीं करें कि इनकी नशिस्तें बढ़ जाएंगी, कराची की नशिस्तें बढ़ जाएंगी। दूसरा सबसे बड़ी कराची के साथ ज्यादती ये होती है कि दुनिया भर में मेट्रोपॉलिटन सिटीज को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का दर्जा दिया जाता है। ठीक। वहाँ का जो मेयर होता है उसके अंडर पुलिस भी होती है, कमिश्नरेट भी होता है, बल्दिया के पास वो तमाम तर इख्तियारात होते हैं जो अदरवाइज जो है वो दुनिया भर में, चाहे आप न्यूयॉर्क के मेयर को उठा लें, आप लंदन के मेयर को उठा लें, आप उनकी बल्दियात को उठा लें, यहाँ बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है। एक तो अफसरान भी, जो भी आप डेवलपमेंट अथॉरिटी उठा लें, किसी शहर में इतनी सिविक एजेंसीज नहीं है जितनी कराची में है। अच्छा। यानी एक सड़क पे झगड़ा सिर्फ इस बात का होता है कि ये जुरिस्डिक्शन किसकी है। आप
आप कराची एयरपोर्ट पे उतरें तो आप जब कराची एयरपोर्ट से जो है वो शहर की तरफ आते हैं तो आप जो है वो केएमसी की सड़क पर चल रहे होते हैं। अच्छा। जब आप यहाँ से वापस एयरपोर्ट जाते हैं तो आप कैंटोनमेंट की सड़क पे चल रहे होते हैं। यानी जिस शहर को इस तरह तकसीम किया गया है कि कराची के मेयर के पास इस शहर का सिर्फ 30% होता है। तो मजहर ये मुझे बताएगा, आप सही कह रहे हैं, कराची का देखें लॉ एंड ऑर्डर पहले बहुत बड़ा इशू था, वो कुछ अब बेहतर हुआ है। एमक्यूएम जो है वो फेडरल में गवर्नमेंट के साथ कोलिशन में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत नुमाइंदगी उनको कराची से मिली है, वो फेडरल गवर्नमेंट में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 12वां साल इक्तदार में है, वो सिंध में और ज़ाहिर बात है कराची सिंध का दारुल खिलाफ है, वहां साहिब इक्तदार हैं। तो तीनों पार्टियां जो कि रिप्रेजेंटेटेड हैं वो तो दे आर इन द पार। तो लोग इनसे फिर क्यों नहीं, कराची की आवाम तो इतनी बाशऊर है, तो वो क्यों नहीं अपने नुमाइंदागान से पूछती कि ये 39 साल का किस्सा है, इसका हल क्यों नहीं करते आप लोग? देखिए, लोगों ने अब अपने लिहाज से जीना सीख लिया है। इसी वजह से शहर में 8000 कच्ची आबादियों में 60 लाख लोग रह रहे हैं। यानी यहाँ बदकिस्मत शहर ये है कि यहाँ जो नई डेवलपमेंट हुई है, यानी डीएचए के इलाके उठा लें तो डीएचए 20-25 साल में डेवलप हुआ होगा, लेकिन इस वक्त अगर आप बारिशों में देखें तो डीएचए की सड़कें जो हैं वो सबसे खराब मंजर पेश करती हैं। तो हमने ना डीएचए बेहतर बनाया, ना कैंटोनमेंट बेहतर बनाया, ना केएमसी ने अपने इलाके बेहतर बनाए। सिंध गवर्नमेंट ने तमाम, अब वाटर बोर्ड भी उनके पास है, सड़कों की जिम्मेदारी भी उन्होंने उठा ली है। 18वीं तरमीम की जब ये बात की जाती है तो 18वीं तरमीम के अंदर ये भी लिखा है कि मरकज से सूबों में इख्तियारात जाएंगे और सूबों से लोकल बॉडीज में इख्तियारात जाएंगे। वो नहीं गए तो मरकज से प्रोविंसेस में इख्तियारात आ गए, लेकिन प्रोविंसेस से लोकल बॉडीज नहीं आए। वो मेरे ख्याल में अब आने चाहिए। मजहर अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे साथ गुफ्तगू की। और शहरे कायद जिसे अरूसुल बिलाद और रोशनियों का शहर, और ये व्यूअर्स मंजर पेश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो कराची के नुमाइंदगान हैं, जो सूबाई हुकूमत है, लोकल गवर्नमेंट है, और जाहिर बात है जो भी वहाँ से नुमाइंदे हैं, चाहे वो PTI के MNAs MPs हैं, दे शुड सिट टुगेदर, मिल के बैठे। और ये मनाजिर जो हैं ये बड़े जो हैं अजीब मनाजिर हैं, कोई अच्छा मंजर नहीं पेश करते पाकिस्तान के फाइनेंशियल हब का। आज के लिए यही कुछ, इंशाल्लाह जिंदगी रसीद रही तो कल रात 10:05 आपसे दोबारा मुलाकात हुई। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।